केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने शनिवार को रक्षा मंत्रालय में तैनात एक बड़े सैन्य अधिकारी को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। इस अधिकारी का नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा। इन पर आरोप है कि इन्होंने रिश्वत ली है और जब जांच एजेंसी ने इनके ठिकाने पर यानी इनके घर पर छापेमारी की तो 2.5 करोड़ के करीब रकम बरामद हुई है। इसके साथ ही जो दीपक शर्मा है, इनकी जो पत्नी है वो भी कर्नल हैं और बताया जाता है कि जब उनके घर पर छापेमारी हुई तो वहां से भी 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं। तो ये मामला काफी सारे सवाल खड़े कर रहा है, काफी गंभीर मामला है क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारी सेना से जुड़ा हुआ है। तो इस पर ही हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका आपसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर जुड़ रहे हैं जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इसके साथ ही कर्नल संजीत जी जुड़ रहे हैं, वो भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहले हम प्रफुल्ल सर आपके पास आएंगे। सर, ये मामला बहुत ही गंभीर है और सीधे तौर पर यह भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ दिख रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। आप खुद ही कह रहे हैं कि ये ब्राइब ले रहे थे कर्नल डी के शर्मा, और ये एक परचेज डिपार्टमेंट में है, और वो जो उन्होंने किसी को फेवर करने के लिए ये कुछ पैसे ले रहे थे, कुछ लाख रुपए, 3 लाख या 4 लाख रुपए, मानता हूं ले रहे थे, ये है। पर मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा स्कैंडल्स डिफेंस में हुए हैं 1947 से। मैं आपको गिनाना शुरू करता हूं। जीप स्कैंडल्स केस, सेंचुरियन टैंक के डील, HDW सबमरीन डील, जैगुआर डील जिसमें डिफेंस मिनिस्टर जगजीवन राम का नाम आ रहा था, और उसके बाद में ऑगस्टा बोफोर्स डील, ऑगस्टा हेलीकॉप्टर डील, बहुत सारे स्कैंडल्स हैं। और इसमें जो आप पर एक बात मैंने नोटिस की है, पहले तो ओपनली आ जाता था जो पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते थे। कोई डील बिना पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी के नहीं होती। सबसे बड़ी बात है, अगर वो नहीं हाँ भरेंगे तो ये कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, जनरल ये कुछ नहीं कर सकते। ये केस आगे करने के लिए इनको ये ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होती है। और सबसे बड़ी बात जब आई थी ऑगस्टा हेलीकॉप्टर के केस के अंदर, तो मैंने ये पॉइंट रेज किया था कि आप बड़ी फटाक से फौजी का नाम ले लेते हो, बाकियों का नाम कहाँ है? फौजी को तो हर रुपए में 10 पैसा भी नहीं मिलता, 2 पैसे मिलते हैं, बाकी कहाँ हैं? कभी नहीं आता नाम। जो अभी अभी कर्नल डी के शर्मा का नाम लिया है, वो किसको, कौन था उनके साथ में? Who was the senior bureaucrat with the minister involved? सारा का सारा आपके चैनल पे आना चाहिए। फिर कोई बात नहीं, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। ये बड़ी सीरियस मामला है, सबसे सीरियस मामला है, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। 2 बीमारियां हैं, एक तो हम स्वावलंबी नहीं है तो हमें खरीदना पड़ता है, खरीदार आपके दरवाजे पे आते हैं, एक खरीदार आपको कुछ रकम देता है कि मेरी फाइल आगे कर दो, और एग्जैक्टली वही हो रहा है, यही हुआ है। क्योंकि हमारी पूरी प्रोसीजर के अंदर आपने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है। मैं साउथ ब्लॉक में काम कर चुका हूं, मुझे पता है एग्जैक्टली कैसे काम होता है। तो ये सारा का सारी बीमारी हमारी है, और इसको जब तक हम दूर नहीं करेंगे ये चलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मीडिया को निकालना चाहिए। ठीक है, कर्नल डी के शर्मा तो बड़ी छोटी मछली है, बाकी कौन है? वो कौन है जो पैसा ले रहे थे, डील को आगे कर रहे थे, और डील कौन सी है पहले तो ये भी बताइए। ये सारा का सारा होना चाहिए। ये बड़ी कच्ची खबर है, अगर खबर पूरी होती तो हम इसको आपको आगे बताते। प्रफुल्ल सर, सरकार की ओर से मीडिया एजेंसी एएनआई के हवाले से एक बयान दिया जा रहा है और सरकार का कहना है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, इसी वजह से ये शर्मा जी पकड़े गए हैं। शर्मा जी पकड़े गए, बाकी कौन है? अकेले शर्मा जी थोड़ी हो सकते हैं। कर्नल सिरोही बैठे हैं, हमसे पूछ लीजिए, कभी हो सकता है कि सिर्फ आर्मी ऑफिसर ही डील करके बैठ जाए? ये उसका वो तो ही लास्ट वर्ड, उसका तो कोई सुनता भी नहीं है। चलिए संजीत सर के पास भी चलते हैं। प्रफुल्ल सर, संजीत जी, क्या आपको भी लगता है कि बहुत बड़े बड़े लोग भी इसमें शामिल हैं, बस नाम सिर्फ कर्नल शर्मा का आया है बस? बिल्कुल वैभव जी, जो विंग कमांडर साहब बोल रहे हैं, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं। आप ये बताइए, ये डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर है, तो इसका मतलब इसके ऊपर प्लानिंग ऑफिसर भी होगा, प्लानिंग ऑफिसर के ऊपर कोई और भी होगा,
तो आप ऐसे कैसे मान सकते हैं कि डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर जो है, जिसके घर में 2 करोड़ 34 लाख रुपए आप बोल रहे हो मिले हैं, उससे ऊपर वाले वो बिल्कुल क्लीन चिट है उनकी, वो कौन है? आप जो है मीडिया वालों ने कल से शोर मचाया हुआ है कि लेफ्ट एक जो है कर्नल पकड़ा गया, उसकी वाइफ है वो भी कर्नल है। तो ये कर्नल कर्नल करके इसको सनसनीखेज आप बना रहे हैं, अच्छी बात है, आपका काम है इस चीज को बनाना। लेकिन पॉइंट कहने का ये है कि जो कि प्रफुल्ल साहब भी बोल रहे हैं कि इसमें एक आदमी इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि इसका प्रोसीजर डेप्टी प्लानिंग ऑफिसर जो है वो सैंक्शन नहीं करता है कि आप ये सामान खरीद लो, अब ये दुबई की ये कंपनी है, आप इस कंपनी से ये सामान खरीद लो। एक लेफ्टिनेंट कर्नल की औकात नहीं है, उसकी हैसियत नहीं है। इसके लिए बहुत बहुत ऊपर के लोग होते हैं। उसमें ये एमओडी में था, ये कोई आर्मी हेडक्वार्टर्स में नहीं था, ये एमओडी में था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट में। तो इसका मतलब उस डिपार्टमेंट में था, उस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो लाजवान पे तौर पर जो है कोई ना कोई सिविलियन होगा, कोई जॉइंट सेक्रेटरी होगा, कोई होगा उसके ऊपर सेक्रेटरी होगा। तो ये चीजें जो है, पर क्योंकि कर्नल साहब का नाम आ गया और उनकी वाइफ भी कर्नल है, तो इसलिए इस चीज को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। तहकीकात ये होनी चाहिए, कर्नल साहब तो लोएस्ट लेवल पे है, इससे नीचे तो फौज में जो है एक ज्यादा मेजर होगा। तो संजीव इससे सर, हाँ जी, क्या तहकीकात होगी? ऐसा तो लग रहा है, जांच तो होनी ही है, लेकिन क्या कभी सच, पूरा सच सामने आ पाएगा? अगर हम पिछले मामलों को देखें, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए। देखिए जैसे विंग कमांडर साहब ने आपको गिनवाए हैं, 1947 से लेके हर हेलीकॉप्टर की डील हो, टैंक की डील हो, एम्यूनिशन की डील हो, यहाँ तक भी कहते हैं कि जब कारगिल हुआ था जो कॉफिन बॉक्सेस थे उनके ऊपर भी पैसे खा गए थे। तो ये चीजें तो आप जो उनके जो कब्र के जो कफन के जो बक्से बनाए गए थे जिनके अंदर बॉटल रिमेन्स को मूव कराया गया था, उसमें भी कहते लोग पैसे खा गए। तो पैसे खाने वाले जो रिश्वतखोर लोग हैं उनकी कोई कमी नहीं है भारत में। तो इसलिए अगर भारत सरकार कह रही है कि हम तहकीकात तक जाएंगे तो जाना चाहिए। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, ये आज जाने कल खबर चलेगी, उसके बाद ये खबर भी आउट हो जाएगी, ना टीवी पे आएगी ना अखबार में आएगी, और इस बात को रफा दफा कर दिया जाएगा। एक सुर्खियों के आने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल को, डीके शर्मा को बलि का बकरा बना दिया है, और साथ में उनकी वाइफ को भी जोड़ लिया है। अगर एक लेफ्टिनेंट कर्नल के पास आप अंदाजा लगा के देखिए, जो कि फौज में कोई, जैसे आप बोल रहे हैं जी बहुत बड़े अधिकारी, इतने बड़े अधिकार नहीं है, वो मिडिल लेवल के भी इतने अधिकारी नहीं है। जब उनके घर में 2 करोड़ 34 लाख रुपया सीबीआई को मिला है, तो अब अंदाजा लगाइए जो उसके ऊपर जो चेन है उनके पास कितने पैसे होंगे। इनको पकड़ा दिया है, उसके बाद वो जो है उसको रफा दफा हो जाएगा केस, और ये जो है आप और हम यहाँ पे बहस करके अपने घर चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जो कमांडर साहब भी बोल रहे हैं और मैं भी बोल रहा हूं कि इसकी और तहकीकात होनी चाहिए। ये एक जो डीके शर्मा को पकड़ा है, ये एक छोटी मछली है, इस तालाब में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं, और जब तक आप बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ेंगे तब तक छोटी मछली पकड़ने से आप रिश्वतखोरी बंद नहीं करेंगे। वैभव जी। संजीत सर, प्रफुल्ल सर के पास चलते हैं। प्रफुल्ल सर, जैसा कि संजीत सर कह रहे हैं कि एक चेन है, तो आप जरा बताइए एक चेन शुरू कहां से होती है, उसका अंत कहां तक है? मतलब इस भ्रष्टाचार में कौन कौन लोग शुरू से लेकर अंत तक शामिल हो सकते हैं? और सर आप ही बता रहे हैं कि ये कई सालों से चलती आ रही बीमारी है, तो हम अभी मौजूदा जो सरकार है, जो दावा करती है बहुत मजबूत सरकार है, वो इस बीमारी को खत्म क्यों नहीं कर पा रही? देखिए, एक सबसे बड़ी बात है, सरकार मजबूत है। अब उन्होंने अभियान शुरू किया है धीरे धीरे। जो ब्यूरोक्रेसी है वो बड़ी पुरानी है, वो थोड़ी चेंज होती है कांग्रेस और बीजेपी के साथ। वो उन्होंने जो अपने अपने सिस्टम बनाए हुए हैं, और सिस्टम में जान के बिल्कुल आर्म फोर्सेस को प्रोटोकॉल में, आर्म फोर्सेस को प्रोटोकॉल में। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, कहा भी तो ये जाता है कि सरकार तो बदल जाती है। मैं बात खत्म कर लूं। जी और जी, आर्म फोर्सेस को प्रोटोकॉल में नीचे इसलिए करते हैं ताकि इनकी आवाज ना रहे। हर लड़ाई के बाद आपको प्रोटोकॉल में नीचे करते हैं, आपकी पेंशन नीचे करते हैं, ताकि इनकी हैसियत और आवाज ज्यादा ना रहे, ये दबे रहें। इसीलिए ये प्रॉब्लम शुरू होती है। और दूसरी मैं बात बता दूं, चाहे फील्ड ट्रायल्स में हो, ये स्टेप बाय स्टेप तो आपको कर्नल साहब बड़ी अच्छी तरह बता देंगे, पर फील्ड ट्रायल्स में होता है, वहां पर रिपोर्ट जो देती है उसको भी चेंज करा देते हैं। ये बोफोर्स के केस में देखा गया था
कि कौन इटालियन गन होगी या स्वीडिश गन होगी, जर्मन, ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है। और फिर उसके बाद में जब वेपन सिलेक्शन की बात आती है, आपने दे दिए, जो दे दिया, उसके बाद में जो मिनिस्ट्री एग्री करती है आपको वो करना पड़ता है, और स्टेटमेंट ऑफ केस बना के चेंज करते हैं कि हमें वो ज्यादा सूट करेगी। जैसे कि इन्होंने ऑगस्टा हेलीकॉप्टर का जो पैरामीटर्स चेंज करा दिए कि हमको इतनी हाइट तक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको डिफरेंट हेलीकॉप्टर चाहिए था। उनको रशियन हेलीकॉप्टर से सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि ऑगस्टा पैसा दे रहा था। मैं और दूसरी बात बता दूं आपको, ये बड़ी छोटी बात है, 2.5 करोड़, आप किसी भी 30-40 साल की जो सर्विस किसी ने की होगी, उसके एफडी अगर तोड़िए वो 2 करोड़ के हो जाते हैं। आजकल ये करोड़ क्या होता है? आप ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं कोई ताजमहल की रकम मिल गई। कुछ भी नहीं है ये, इसमें तो एक फ्लैट भी नहीं मिलता। और क्या कहते हैं, 20 लाख इसकी बीवी के घर में 10 लाख रुपए, अभी मेरे जो जेब में 10 लाख होंगे, क्यों नहीं हो सकते? मैं अगर बैंक जाऊं तो चुरा के लाऊं तो ये हो जाएगा। ये देखिए, ये सब सेंसेशनलाइज करने की बात है, ये ताकि चले। और अगर ये ANI या और कोई जिस चैनल ने आपको एक खबर दी है, हमारे पास आते तो हम उनको ढंग की खबर देते। तो एब्सोल्युटली, लेट मी टेल यू वन थिंग, चाहे जब प्रपोजल आता है, प्रपोजल वो उस वहां से बात स्टार्ट हो जाती है, कौन सा प्रपोजल दीजिए, कौन सा नहीं दीजिए। जब HF-24 को डाउन करने की बात आ रही थी, मिनिस्ट्री ने जब स्टेटमेंट ऑफ केस लिया था, एयरफोर्स को फोर्स किया था कि आप कहिए कि हमें HF-24 नहीं चाहिए, और उन्होंने 5 घंटे जिस जहाज ने फ्लाई किया था उसको घास में खड़ा कर दिया था, क्योंकि MiG-23 लेना था रशिया का। ये तरीके होते हैं, ये स्कैंडल्स होते हैं जो कभी आपको सुनाई भी नहीं पड़ेंगे। ये HF-24 जो हमने बनाया था, पहला जहाज था और बहुत बढ़िया जहाज था, पर रशियन खुश नहीं थे वो। तो ये इसी तरीके से एम्युनिशन के सिलेक्शन में होती है। जैसे कर्नल साहब ने कारगिल का बताया था, सोने के भाव, आप कारगिल के 155 मिलीमीटर के शेल लेने जा रहे थे, तो वो क्या हुआ? क्वेश्चन ये है, अब जो है सरकार, मैं बता रहा हूं आपको, वो काम कर रही है, पर ये जो काम है इसमें 8-10 साल लगते हैं पूरा प्रोसीजर चेंज करने में। और आप प्रोसीजर चेंज करने की कोशिश करिए, ब्यूरोक्रेसी होने नहीं देगी, मैं बता देता हूं आपको। तो आप जो मैं कर लीजिए, ये नहीं होने देगी। आप पहले अगर बाकियों का नाम लेके आ जाइए, दिखाइए। कर्नल DK शर्मा ठीक है, उसकी बीवी का बता दिया, बाकी अब आप नहीं ले पाएंगे। अगर दिखाए, हम आपकी डिबेट में बैठेंगे अगर, जब आप दोबारा उनको लेके आएंगे। चलिए प्रफुल्ल सर, संजीत सर के पास भी इसी सवाल को लेकर चलते हैं। सर, अभी जैसे प्रफुल्ल सर ने कहा कि सरकार बदल जाती है, सरकार के लोग बदल जाते हैं, बाबू वही रहते हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी है ये कभी बदलाव होने नहीं देगी, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा यही उठाती है इन सब मामलों से। आपको क्या लगता है सर? बिल्कुल, मैं उनकी बात से पूरी 100% सहमत हूँ। देखिए, आप कहीं भी जाइए, कहीं भी किसी भी देश के अंदर आप जाएंगे, आप चाइना और इंडिया की जब ये मीटिंग होती है LAC के ऊपर, तो आप देखेंगे चाइना के जो है ज्यादातर जो डेलीगेशन आता है वो उनके आर्मी ऑफिसर आते हैं, और हमारे जो डेलीगेशन में जाते हैं ज्यादातर सिविलियन जाते हैं, बाबू जाते हैं। आप ये देखिए कि LAC के ऊपर जिन लोगों ने लड़ना है उनको मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। जो दिल्ली में बैठे एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे, आजकल हीटर, बड़े बड़े हीटर लगा के बैठे, वो डिसाइड करते हैं कौन सी जगह पे पेट्रोलिंग की जाएगी, कौन सी जगह पे पेट्रोलिंग नहीं की जाएगी। ये हमारी बदकिस्मती है। ब्यूरोक्रेसी हमेशा जो है डोमिनेट करती रही है डिफेंस सर्विसेज को, और उसकी वजह से अब ये जो DK शर्मा को पकड़ा है, और उनकी वाइफ का भी नाम लिए जा रहे हैं सब। उनकी वाइफ जो है 16th इन्फेंट्री डिवीजन की ऑर्डिनेंस यूनिट को कमांड कर रही है, तो वहां से भी इतने पैसे मिले हैं, ये मिले हैं। तो अब ये सिर्फ उन बातों को घुमाने के लिए किया जा रहा है। वैसे मैं आपको बताऊं, जब से मोदी सरकार आई है, काफी प्रोसीजर जो स्ट्रीमलाइन किए गए हैं, और कोशिश की गई है कि इसमें जो है किकबैक जो मिलते हैं, जो बाद में पैसे मिलते हैं, या जो रिश्वतखोरी होती है, वो कम से कम हो। लेकिन जैसा वेंकट साहब ने कहा है कि इसको होने में, क्योंकि हमारा सिस्टम इतनी बुरी तरह से दलदल में फंसा हुआ कि उसको निकलने में भी कई साल लग जाएंगे। तो इसलिए कोशिश पूरी है, प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन किया है, कि कोशिश की गई है कि कम से कम जो है इसमें लोगों के, मतलब एक आदमी डिसाइड ना कर पाए, कई लोग डिसाइड कर पाए। ट्रायल्स होती है, ट्रायल्स के बाद आर्मी, एयरफोर्स, नेवी अपनी रिकमेंडेशन देती है,
फिर वो रिकमेंडेशन जो है एयर हेडक्वार्टर्स, आर्मी हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर्स में जाती है, वहां से फिर एमओडी में जाती है। तो ये प्रोसीजर तो किया हुआ है, लेकिन आप देखिए कि प्रोसीजर कितना भी आप जो है फुल प्रूफ कर लीजिए, वो फुल प्रूफ होता नहीं है, क्योंकि हर जगह जो है वो लोग बैठे हुए हैं जो कि रिश्वत देने का आपको लालच देते हैं। अब ये जो दो आदमी बेंगलोर के, जिनका नाम जो है, एक का राजीव यादव है, एक रवजीत सिंह है, ये दुबई की कंपनी है जिसके ये दलाल है यहाँ पे, और ये दलाली करके जो है आर्मी ऑफिसर को इन्होंने फंसा दिया, और आर्मी ऑफिसर को फंसाया है, और मेरे को लगता है कि फंसाया भी इसलिए ताकि कोई बड़ी मछली ना पकड़ी जाए। अब सबका ध्यान कर्नल शर्मा के ऊपर है, सीबीआई ने पकड़ के बंद कर दिया, उसके बाद जो उनके साथ विनोद कुमार था उसको भी बंद कर दिया। अब आप थोड़े दिन बाद, तो प्रोसीजर वगैरह बनाए गए हैं, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जो इस आदमी ने हरकत करनी है वो हरकत करने से बाज नहीं आएंगे। अभी ये थोड़े दिन शोर मचेगा, उसके बाद फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा। वैभव जी। जी बिल्कुल, आप दोनों की बात से जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि ये कर्नल शर्मा को तो सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया है, पहला। और दूसरा, असल समस्या इन सैन्य अधिकारियों में नहीं है, असल समस्या जो है वो ब्यूरोक्रेसी में है, इन बाबुओं के अंदर है। क्या मैं सही हूं प्रफुल्ल सर? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको शक क्यों हो रहा है इसमें? हमने तो क्लियरली बोल दिया है कि एब्सोल्युटली इनका वर्ड काउंट नहीं होता। दे विल बी मेड टू चेंज द स्टेटमेंट। अगर जो प्रपोजल आर्मी देगी, अगर ऊपर से गवर्नमेंट खुश नहीं हुई, कोई फॉरेन डिग्निटरी ने कह दिया कि हमको ये नहीं वो चाहिए, आपको कह देंगे नीचे, आप फिर चेंज करते रहेंगे। जैसे ऑगस्टा हेलीकॉप्टर का मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, उसकी हाइट की बात है, उसके अंदर कैबिन हाइट की बात थी, उसकी ऑपरेशनल हाइट की बात थी, सब चेंज कर दिया। क्यों? ये बड़ा, ये फौज को कहा जाता है फौज चुप करके करती है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अब जो पहले जब फौज थी 1954-55 में, जो कमांडर थे थिमैया जैसे वगैरह, वो अड़ जाते थे, अब कोई नहीं अड़ता। सैम अड़ जाता था, वो अब कोई नहीं अड़ता। सगत सिंह होते, उनको कह के दिखाते ऐसे काम करने को, वो नहीं होता। अब वो उस टाइप, इनको पहले ही वीड आउट कर देते हैं, इनको उस पोजीशन पे नहीं आने देते ऐसे लोगों को। तो ये करने का तरीका है। अदरवाइज आपको मैं बता दूं कि फौज को आप अगर कोई चीज छोड़ दीजिए, आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, जब कभी कुछ फेल हो जाता है इंडिया में, फौज को क्यों बुलाते हैं? चाहे बारापुला पुल गिर जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे नॉर्थ ईस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन सारी नदारद हो जाए, फौज को बुलाते हैं क्यों? कोई कारण होगा? क्योंकि फौज ही असली काम कर सकती है, क्योंकि फौज चलती है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सारी कंपनीज ने, दुनिया के कॉर्पोरेट सेक्टर ने आर्मी और चर्च से लिए हैं, चर्च और आर्मी से। ये जो चीज है, ये जो काम जिस तरीके से फौज करती है, वो लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि फिर उसमें फिर आपकी दाल रोटी नहीं बनती। और इसलिए वो कहते हैं इनको दूर रखो, और जो उनको कहो वो करवाओ, नहीं तो नहीं। तो ये बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो फौज को जो सजेस्ट भी करेगी, वो ऊपर वाले चेंज करा सकते हैं। सर, एक सवाल आप दोनों से है कि अब आगे क्या होगा? जो कर्नल शर्मा जी जो गिरफ्तार हुए हैं, उनके साथ अब क्या होगा सर? थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बता दें। मैं बताऊं? अच्छा जी ऐसा है जी, कि क्योंकि ये सिविल केस है, ये सिविल सीबीआई हैंडल कर रही है, इसके ऊपर केस चलेगा, और केस करने के बाद अगर ये साबित हो जाता है कि हाँ, जो है कर्नल डीके शर्मा ने जो रिश्वत ली है, और वो नोट्स जैसे आप बता रहे हैं 2.34 करोड़ जो है बरामद हुए हैं, उसके बाद उनको सजा मिलेगी, क्योंकि ये तो सिविल केस है, ये कोई आर्मी से रिलेटेड तो केस है नहीं। तो ये सिविल कोर्ट में केस चलेगा, और जो सिविल कोर्ट में सजा होती है वो होगी। अब ये डिपेंड करता है कि डीके शर्मा साहब जो वहां बैठ के क्या बयान देते, किन किन और लोगों को बताए, कौन कौन इनके पूरे गिरोह में जो ये पूरा रैकेट है, ये डीके शर्मा अकेला नहीं है जो पैसे खा सकता है। इतनी पोजीशन ही नहीं है, उस पोजीशन में नहीं है। वो डेप्टी प्लानिंग ऑफिसर है, वो डेप्टी प्लानिंग ऑफिसर है, वो प्लानिंग ऑफिसर भी नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए डेप्टी प्लानिंग ऑफिसर के पास कितने अख्तियारात होते हैं कि वो किसी भी डील को फेवर कर सके या उसको डील को रिजेक्ट करा दे, कितने पावर होंगे उसके पास। तो वो तो थोड़ा बहुत 3 लाख रुपए आज के जमाने में है क्या रिश्वत? 3 लाख रुपए रिश्वत मिल गई उसको, उसने जो भी कुछ किया होगा,
ज्यादा ज्यादा नोटिंग उसने फाइल को आगे फॉरवर्ड कर दिया होगा, इतना है। अदरवाइज कोई कर्नल शर्मा के कहने पे कोई चीज खरीदी जाए, सेलेक्ट की जाए या रिजेक्ट की जाए, ये बहुत हाई लेवल पे होता है। तो ये तो अब कर्नल शर्मा के ऊपर है, वो क्या बयान देते हैं या और ऊपर वालों को बचाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ऊपर वालों ने बोल दिया हो कि तुम जो है अपने सर पे ले लो, हम तुमको बाद में बचा लेंगे। अब ये तो शर्मा साहब को जब सीबीआई के उसमें है, रिमांड में है, वहां पे जो स्टेटमेंट देते हैं वो, और जो विनोद कुमार हैं वो देते हैं, और बाकी ये जो दो राजीव यादव और रंजीत सिंह है, इनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, उसके बाद ही आगे केस बढ़ेगा। जहां तक फौज का ताल्लुक है, फौज का इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम कर रहे थे, और ये फौज का केस है नहीं, ये सिविल केस है, तो इसको जो है सिविल कोर्ट में ही इसका फैसला किया जाएगा। चलिए प्रफुल्ल सर के पास आते हैं। सर, आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे थे अभी कुछ ही देर पहले। आप कह रहे थे कि सरकार ने अब सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। तो क्या हम आगे ये मानकर चलें कि ऐसे और भी मामले सामने आ सकते हैं और भी लोग पकड़े जा सकते हैं? देखिए, सख्ती दिखाने का मतलब ये है कि अब वो प्रोसीजर्स में अब प्रोफेशनलिज्म लाएंगे। एक तो चेंज ऑफ प्रोसीजर्स की बात आ रही है, उसको कंसीडर किया जाएगा। पर क्वेश्चन ये है, वहां पे भी ब्यूरोक्रेसी अड़ंगा लगाएगी, वो इतनी होने देगी। पर आप ये ठीक कह रहे हैं कि अब बहुत केसेस जो हैं और जो हो चुके हैं पेंडिंग, जैसे ऑगस्टा हेलीकॉप्टर का ही केस है, अब उसमें और लोग कौन है? सिर्फ एक चीफ का नाम ले दिया उन्होंने और बात खत्म कर दी। क्योंकि उसका माई बाप कोई नहीं होता, और पब्लिक पीआर जो डिपार्टमेंट होता है आर्म फोर्सेस का, वो आर्म फोर्सेस के अंडर नहीं होता। तो जो बोलना भी चाहेगा वो नहीं बोल सकता, तो वो भी उसकी। तो क्वेश्चन ये सारा का सारा एक ऐसा है, भारत में मैं ये नहीं कहता कि फौजी हुकूमत आनी चाहिए, पर फौज को अगर ढंग से उसका स्थान देंगे तो आपको बहुत चीजें, प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। वो नहीं दिया जा रहा। अब हमारे जो नए प्रधानमंत्री हैं, मोदी साहब हैं, उनको ये इस बात से अवगत हो गए हैं। अब वो हर एक चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैंने गलवान के इंसिडेंट्स के बाद से देखना शुरू कर दिया, बड़ा रेजिस्टेंस आता है। कहां कहां नहीं आता, पोजीशनिंग ऑफ फोर्सेस में रेजिस्टेंस आ रहा है। आप एक पैरामिलिट्री को फोर्स को कहां खड़ा करोगे, उसको हटा के दिखा दे कोई कोर कमांडर, वो कहता है नहीं, वी आर अंडर होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, ये बातें शुरू हो जाती हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसीजर्स में बदलाव आएगा। ब्रेव न्यू इंडिया उभर रहा है, आप देखेंगे इसमें भी चेंजेस होंगे। हाउ टू सिलेक्शन ऑफ परचेजेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ऑफसेट अरेंजमेंट्स, ये सारे के सारे एफडीआई, इन सारे के सारे प्रोसीजर्स में ट्रांसपेरेंसी आएगी और एक किस्म से पारदर्शिता आएगी जिसको कहते हैं, और एब्सोल्युटली चीज क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। ये हो रही है, और अब आप देखेंगे अगले 1.5-2 साल में इसके रिजल्ट आने शुरू भी हो जाएंगे। चलिए प्रफुल्ल सर और संजीत सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि ये मामला आखिर है क्या और कितने सारे लोग इसमें जुड़े हो सकते हैं। सिर्फ जो कर्नल शर्मा है वो सिर्फ एक मोहरा है, एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। बाकी इसमें बहुत सारे और बड़ी मछली हैं जिनका पकड़ा जाना बाकी है। पकड़े जाएंगे या नहीं ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन फिलहाल तक की तो खबर यही है कि ये एक बहुत ही गंभीर मामला है, भारतीय सेना से जुड़ा हुआ, भारतीय सेना की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ, और भ्रष्टाचार का तो मामला ये है ही। तो इस खबर में, इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.